अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। आपको भी अगर हॉरर स्टोरीज किस्से कहानियाँ सुनने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। एंड आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, किसी भी किस्म का स्केरी खौफनाक किस्म का वाकया जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें जो कि आपको ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी दोनों मेंशन, जहां मुनासिब लगता है शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी गई स्टोरीज पर वॉइस ओवर करूंगा। आज की स्टोरी एक हॉस्पिटल पर होने वाली है कि कैसे एक लड़के ने हॉस्पिटल में किसी ऐसी चीज़ को देखा जो उनका पीछा करते करते उनके घर तक आन पहुंची। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाकर किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाएं, लाइट्स को ऑफ कर दें ताकि कहानी को अच्छे से सुन सके और फील कर सके। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम शहजाद है। मैं आज आपके साथ अपनी लाइफ के खौफनाक हिस्सा शेयर करने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। हमारे घर में मैं, मेरे वालिदैन और मेरी एक बहन रहा करती थी, और हमारी दादी भी हमारे साथ रहा करती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। उनकी एज 70 थी और उनकी सेहत भी अच्छी भली थी। उसके बावजूद अब उनको अक्सर बुखार चढ़ा करता था, जिसकी वजह से उनको टाइफाइड हो गया था और कमज़ोरी की तो इंतहा हो चुकी थी। तो उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। अब मेरी अम्मी तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहा करती थी। मेरी सिस्टर भी मुझसे बड़ी थी, वो भी कभी कभी हॉस्पिटल चले जाया करती थी और अम्मी को रेस्ट करवाने के लिए घर भेज दिया करती थी। अब्बू को ऑफिस में काम होता था, जिसके चलते वो ज़्यादा वहाँ रुक नहीं सकते थे, और अगर रात को भी वहाँ जाते थे तो खाना वगैरह देकर वापस आ जाया करते थे, क्योंकि उनको सोना भी होता था और अगले दिन दोबारा से ऑफिस जाना होता था। लेकिन इतवार का पूरा दिन और हफ्ते की पूरी रात अब्बू हॉस्पिटल में गुजारते थे, और घर पे अम्मी, मैं और मेरी बाजी हुआ करती थी, क्योंकि अम्मी भी वहाँ रहकर थक जाया करती थी और अम्मी और बाजी दोनों ही वहाँ रहा करती थी, कभी अम्मी और कभी बाजी। बस वो अपनी शिफ्ट्स बदलते रहते थे। मेरी सिस्टर की पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए उसको वहाँ रहने में कोई इशू भी नहीं होता था। तो लिहाजा जब मेरी अम्मी थक जाया करती थी तो मेरी सिस्टर वहाँ जाके 1-2 दिन रह लिया करती थी। गांव से भी कभी कभार हमारे कज़न्स वगैरह आ जाया करते थे, या दूसरे चाचू और ताया वगैरह। वो भी 1-2 दिन ठहरते थे और फिर वापस चले जाया करते थे। और हॉस्पिटल में अक्सर रिश्तेदार वगैरह आए रहते थे, लेकिन अक्सर मेरी अम्मी और बहन वहाँ अकेली भी हुआ करती थी। अब ये एक रात की बात है। मैंने भी अपनी अम्मी के साथ वहाँ रहने की जिद की कि आज मैं भी आपके साथ जाऊँगा और वहाँ पर ही रहूँगा। तो अम्मी ने कहा कि दिन पे तो वहाँ ठीक है, तुम आ सकते हो और तुम पहले आए भी हो, लेकिन रात को 2 बंदों का वहाँ ठहरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोने की कोई इतनी जगह नहीं होती और हमारे पास कोई प्राइवेट रूम वगैरह तो है नहीं। तो इसीलिए तुम वहाँ पर एक दफ़ा रहने दो, दादी की कंडीशन बस 1-2 दिन में सेट हो जाएगी तो उनको वापस ले आएंगे। लेकिन दादी की कंडीशन सेट होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से उनको प्राइवेट रूम में वेंटिलेटर पर लगा दिया गया। खर्चा भी हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मेरे अब्बू की आमदनी अच्छी खासी थी और वो दादी के इलाज में किसी किस्म की भी कोताही नहीं करना चाहते थे।
चाहे उनको 2 साल या 3 साल वहाँ पर लगने हो, तब भी मेरे अब्बू कह रहे थे कि उनका इलाज मैं करवा कर ही छोड़ूँ। मेरे अब्बू अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। तो खैर, अब जैसे ही उनको प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया तो मैं भी वहाँ जाकर रुक सकता था। तो प्राइवेट रूम में हम पर डिपेंड करता है कि हम वहाँ पर जितने भी बंदे ले जाएं। खैर, मैं भी एक रात अपनी अम्मी के साथ हॉस्पिटल चला गया और उस रात मैंने रुकना भी वहीं था। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ चली गई। वो रूम अच्छा खासा बड़ा था, उसके अंदर लाइट्स वगैरह भी लगी हुई थी, लेकिन वो काफ़ी मध्यम किस्म की लाइट्स थी ताकि पेशेंट की आंखों में ना चुभे। मेरी दादी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। अब रात को अम्मी भी सो गई थी और सिस्टर भी नीचे बिस्तर बिछाकर फर्श पर सो गई थी और मैं साथ ही लगे हुए सोफे पर बैठा हुआ था और वैसे ही इधर उधर ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को कि इतने ही देर में मुझे एहसास हुआ कि जो हमारे रूम का दरवाज़ा है उसके बाहर कोई खड़ा हुआ है। मतलब जो उसके अंदर गिलास लगा हुआ था वो एक ब्लर गिलास था, जिसके अंदर से सिर्फ रोशनी नज़र आती थी, या कोई उसके पास खड़ा हो या गुजरे तो बस वो नज़र आता था। उसके अलावा ये नहीं पता चलता था कि बाहर कौन है। वो एक धुंधला टाइप शीशा था कि जिससे कमरे के अंदर प्राइवेसी बरकरार रहे। अब उस रूम के उस शीशे के पास बिल्कुल कोई हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। यह तो वाज़ह हो रहा था कि वो कोई औरत है, क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल थे और जब वो इधर उधर देख रही थी तो वो बाल हिल रहे थे। और रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, बस एक येलो कलर की छोटी सी लाइट चल रही थी जिसमें उसका अक्स नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा हो सकता है कि कोई मिलने आया हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि रात के इस पहर कौन आ सकता है। रिश्तेदारों में से इस टाइम तो कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वो रात के 2 या 2:30 बजे का टाइम था। हॉस्पिटल में बिल्कुल खामोशी थी और हमारे कमरे में भी बिल्कुल सन्नाटा था। तो मैंने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला तो देखता क्या हूँ कि वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ। मैं रूम से बाहर निकला और वो जो पूरी गली सी बनी हुई थी जिसके अंदर डिफरेंट रूम्स थे और तमाम रूम्स की लाइट्स ऑफ थी और बस हल्की हल्की लाइट उस गली में चल रही थी। गली से मेरा ये मतलब है कि उसके आगे एक हॉलवे था और वो छोटी सी एक जगह थी, पतली सी वॉक थ्रू थी जिसके थ्रू रूम्स कनेक्टेड थे दोनों साइड्स पर, और उसके बाद हॉलवे और वार्ड वगैरह शुरू होते थे। अब मैं दोनों तरफ देखकर वापस आ गया और काफ़ी हैरान हुआ कि मैं जैसे ही दरवाज़ा खोल रहा था तो मैं देख रहा था कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वहाँ पर कोई भी नहीं था और पूरे उस वॉक थ्रू में भी कोई नहीं था। खैर, मैंने इस बारे में नहीं सोचा, दरवाजे को बंद किया और दोबारा से आकर सोफे पर बैठ गया। टीवी भी उस रूम में लगा हुआ था, लेकिन अभी मैं टीवी को ऑन नहीं कर सकता था क्योंकि सारे सो रहे थे, बहन भी, अम्मी भी और दादी भी। तो अगर मैं टीवी ऑन करता तो मुझे डांट पड़नी थी, इसीलिए मैं हल्का सा सोफे से बिल्कुल खामोशी से नीचे उतरता हुआ अम्मी वाली साइड पर गया और उनका मोबाइल उठाकर ले आया। उसमें नेट ऑन किया और यूट्यूब चलाने लगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने मोबाइल से भी उकता कर उसको साइड पे रख दिया और फिर से यूं ही पूरे रूम में इधर उधर देखने लगा। बताता चलूँ कि मेरी सिस्टर नीचे बिस्तर बिछाकर सोई हुई थी और अम्मी सोफे के साथ एक बेंच लगा हुआ था जिसके ऊपर नरम गद्दा भी लगा हुआ था, उसके ऊपर चादर ओढ़कर सोई हुई थी। अब जैसे ही मेरी दादी की तरफ नज़र गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दादी के बिल्कुल तकिए वाली साइड पर बेड के नीचे से एक हाथ निकल रहा है और वो हाथ काफ़ी ज़्यादा लंबा है और उसकी स्किन ऐसी है कि जैसे उस पर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ हों। यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया क्योंकि अम्मी और सिस्टर दोनों मेरी आंखों के सामने ही थी और दादी बेड पर, और रूम में हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। तो ये किसका हाथ बेड से निकलता हुआ ऊपर आ रहा था। मैंने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया और बेड के नीचे मारने लगा, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा हो सकता है कि रूम में लाइट बहुत ज़्यादा कम है, तो अंधेरा होने की वजह से मुझे जो मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है वो नज़र आ रहा है, जैसे भी मुझे शीशे के पास नज़र आया था। लेकिन फिर भी वो बात मेरे जहन से नहीं निकल रही थी क्योंकि वो हाथ मैंने बिल्कुल वाज़िया देखा था, तकिए के
ऊपर जा रहा था। मुझे ये बात सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी और मैं ना चाहते भी उसी बारे में सोची जा रहा था और बार बार दादी की उसी तकिए वाली साइड पर देखता था। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दादी हिल रही है, मतलब जैसे कोई कांपता है। तो जैसे ही मैं दादी के पास गया तो मुझे नज़र आया कि उनके गले पर काले काले और लंबे हाथ थे जो कि उनकी गर्दन को दबा रहे थे और बेड के दोनों साइड से निकल रहे थे और उनकी गर्दन को कवर कर रहे थे। ये देखकर मैं अपने काबू में ना रहा और पीछे होते होते सोफे पर जा गिरा। हैरानी की बात तो ये थी कि मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। हालांकि नानी इतने ज़ोर से तड़प रही थी लेकिन उनको जाग नहीं आ रही थी। मैं भी इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरे हलक में से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और ना ही मैं अपने आप को हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा जिस्म बिल्कुल एक ही जगह पर सुन्न हो गया। अब मेरे देखते ही देखते बेड के नीचे से एक काला साया ऊपर की तरफ निकलने लगा। उसके हाथ में एक नोकीली सी छुरी थी जो कि बहुत ज़्यादा लंबी थी, मेरे बाजू से भी ज़्यादा लंबी, और उसने मेरी दादी के गले को काटना शुरू किया। ये नज़ारा देखकर मेरी तो आंखों के आगे मानो अंधेरा आने लगा और मैं जो कुछ देख रहा था वो मेरे यकीन से बाहर था। मतलब कि उस पर यकीन करने का दिल नहीं कर रहा था और बस मुझे लग रहा था कि ये चीज़ मेरी दादी को मारने के बाद मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी को भी मार देगी और फिर मेरी बारी आएगी और मैं ज़रा भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और ना ही अपनी उंगलियों को हिला पा रहा था। इतनी देर में पता नहीं कैसे मुझ में जान आई और मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मेरी चीख को सुनते ही मेरी अम्मी और मेरी बहन दोनों उठ गईं और जल्दी से भागकर मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ है। रूम की लाइट भी ऑन कर दी। तो मैंने जो कुछ हुआ उनको बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो तुम हॉरर फिल्म्स वगैरह बहुत देखते हो ये उसी का असर है कि तुम्हें नींद में भी ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। लेकिन वो जैसे ही दादी के पास उनको चेक करने के लिए गई तो उनके मुंह में अल्फाज ही नहीं आ रहे थे। दादी का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और वो सांस भी नहीं ले रही थी। तो मेरी अम्मी जल्दी से रूम से भागकर बाहर गई और नर्स को बुला कर लाई। मेरी सिस्टर भी एक कोने में बिल्कुल सकते में खड़ी हुई थी। वो भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि दादी की सांसें नहीं चल रही और जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, जिससे ये साबित हो रहा था कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही नर्स रूम के अंदर आई तो उसने जल्दी से दादी की पल्स चेक की। उसके बाद ज़ोर ज़ोर से उनके सीने पर दबाने लगी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जल्दी से डॉक्टर्स को भी बुलाया गया लेकिन उसके बाद हमें बताया गया कि हमारी दादी तकरीबन आधा घंटा पहले ही वफ़ात पा चुकी। ये बात सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अभी कुछ देर पहले तो दादी हमसे बातें कर रही थी और बिल्कुल ठीक थी। बेशक उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और वो काफ़ी कमज़ोरी में थी, लेकिन उनकी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं थी कि वो अचानक हमें छोड़कर यूँ चली जाए। मेरी अम्मी काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और सिस्टर भी इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई और मुसलसल रोए जा रही थी। इतने में मैं भी रोने लगा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा हौसला करते हुए अब्बू को कॉल की और बहुत हिम्मत से उनको ये बात बताई। तो थोड़ी देर बाद अब्बू भी वहाँ आन पहुँचे। वो भी पहले अपनी अम्मी को गले लगाकर काफ़ी ज़्यादा रोई, फिर तमाम रिश्तेदारों को भी बता दिया गया। दादी का जनाजा किया गया, उनकी तदफीन की गई। उसके बाद हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोबारा से मसरूफ़ हो गए। अभी दादी को फोत हुए 1-2 दिन हुए थे। घर में अभी भी अफसुर्दा आलम था, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के काम तो चलते ही रहते। मैं भी काफ़ी ज़्यादा गुमसुम रहने लगा था क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था और मेरी दादी के गले पर निशान भी थे कि जैसे उनके गले में से किसी ने दबाया हो, लेकिन वो चीज़ सिर्फ मैंने नोट की थी क्योंकि मैंने ही उनको इतने गौर से देखा था कि उनके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया है। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा डरा रहने लगा था। घर के अंदर भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे घर के किसी कोने से कोई चीज़ निकल रही है या कभी बेड के नीचे से कुछ निकल रहा। अब जब भी मेरे सामने कोई आकर बैठता था तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता था और इशारे करने लगता था कि वहाँ से कुछ निकल रहा है
या वहाँ से कोई चीज़ वो आकर मुझे मार देगी। बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने दादी के पास देखी थी, वो अब मुझे घर में हर जगह नज़र आने लगी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। मुझे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के पास भी चेक करवाया गया, लेकिन कहीं से कोई हल नहीं निकल रहा था। मेरे घर वाले समझ चुके थे कि मेरे साथ क्या मसला है, और मैंने अपनी वालिदा और सिस्टर को हॉस्पिटल में उस रात बताया भी था, और उसी के कुछ देर बाद दादी की डेथ भी हो गई थी। तो हो सकता है कि वो जो भी चीज़ थी वो दादी की मैयत को जब हम घर लाए थे तो उन्हीं के साथ घर तक आ गई, और अब वो मेरे पीछे पड़ चुकी थी। मुझे काफ़ी डॉक्टर्स को चेक करवाया गया, उसके बाद मेरा इलाज, उसके बाद जब इन चीज़ों से काम नहीं बना तो मुझे मौलाना और इमाम साहब वगैरह के पास ले जाया गया। उन्होंने मेरा हिसाब लगाया। उसके बाद जाकर कहीं मेरे वालिदैन को बताया कि इसके ऊपर एक खबीस जिन का साया आ चुका है, और उन्होंने ही इसकी दादी को मारा है। उनके ऊपर भी वो चीज़ हावी हो चुकी थी, और वो उसी हॉस्पिटल से आई थी। उसकी दादी को मारने के बाद जब उनकी मैयत को घर लाया गया और घर में रखा गया तो वो चीज़ घर में आ गई, और घर में उसने बसेरा कर लिया, और अब वो इसके पीछे पड़ चुकी है। मुझे तकरीबन 3 माह हर जुमेरात इमाम साहब के पास दम के लिए ले जाया जाता था। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे तावीज़ भी लिख कर दिए हुए थे, और पानी में घोल कर पीने के लिए भी तावीज़ दिए थे। 3 महीने बाद ये अमल करने के बाद मेरी हालत अब कुछ ठीक होने लगी थी। मेरा स्कूल भी छूट चुका था, क्योंकि मेरी स्कूल जाने वाली हालत ही नहीं थी। मुझे प्रॉपर ठीक होने में तकरीबन पूरा साल लग गया, और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अभी भी मैंने एक तावीज़ पहन कर रखा हुआ है, वो भी उसी इमाम साहब ने मुझे लिख कर दिया था, कि जिसकी वजह से मैं डरता नहीं, और वो चीज़ हमारे घर से अब जा चुकी है। लेकिन तावीज़ अभी भी मैं इसीलिए पहन के रखता हूँ क्योंकि 1-2 दफ़ा मैं तावीज़ उतार कर देख चुका हूँ। तावीज़ उतारने के बाद मैं फिर से डरने लगता हूँ, और वो डर का तावीज़ है। तावीज़ पहनने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। अब मैं अपनी मामूली ज़िंदगी में आ चुका हूँ, लेकिन आज भी जब मैं वो वाक़या याद करता हूँ तो मुझे रोना भी आता है, और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि या अल्लाह, मुझे अब कभी भी उस चीज़ से सामना मत करवाना। रोना इस वजह से आता है कि उसी चीज़ की वजह से मेरी दादी मुझे छोड़कर चली गई, और मैं आज भी अपनी दादी को काफ़ी ज़्यादा याद करता हूँ। और वो रात और वो कुछ महीने मेरे लिए अज़ाब के बराबर थे, जो कि मैंने कितनी अज़ियत में गुजारे ये आप लोग नहीं जान सकते। ऐसी चीज़ें इस दुनिया में वाकई में होती हैं। जिन्नात जैसी चीज़ें इस दुनिया में वाकई में होती हैं हमारे साथ हर टाइम, लेकिन हमें नज़र नहीं आती। लेकिन कुछ ऊपरी चीज़ें और जिन्नात ऐसे होते हैं जो कि गलत मकसद से आते हैं और आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला के पाक कलाम को याद करना चाहिए, और जब भी किसी ऐसी चीज़ से सामना हो तो पढ़ना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें हमसे दूर रहें, और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों के शर से महफूज रखे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। बेशक आज की स्टोरी पहले वाली स्टोरी से थोड़ी सी शॉर्ट थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को थम्स अप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।